साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम 70 बीपीएससी मेंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक हमारा जीएस पेपर 2 की पॉलिटी सेक्शन और जीएस पेपर 1 की करंट अफेयर्स सेक्शन को कवर करेगा। टॉपिक होगा चुनावी मुफ्त उपहार इलेक्शन फ्रीबीज। बिहार में आप जान रहे हैं इलेक्शन का दौर है। अभी 2 दिन पहले सम्राट चौधरी फाइनेंस मिनिस्टर जो बिहार के हैं, उनका मैं भाषण सुन रहा था। उन्होंने इलेक्शन फ्रीबीज पर बड़ा ही लंबा चौड़ा भाषण मीडिया के समक्ष दिया था। ऐसे में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हॉट टॉपिक है, लगातार अखबार की सुर्खियों में रहता है। आपके 70 बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। जितने भी डायमेंशन इस टॉपिक से बन सकते हैं, अमूमन इस टॉपिक से प्रश्न आपसे एक आलोचनात्मक टिप्पणी के लिए पूछा जाएगा, यानी फ्री बीच के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो इस संबंध में हम इसको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ेंगे। क्यों चर्चा में रहा, इलेक्शन फ्री बीज क्या होता है, उसके बारे में एक बेसिक डिफिनेशन देख लेंगे। इसके पक्ष में क्या तर्क है, यानी इलेक्शन फ्री बीज के जो सकारात्मक प्रभाव हैं उनको देखेंगे, और इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और आगे की राह क्या हो सकती है। जो भी चुनौतियां इलेक्शन फ्री बीज से जुड़ी हुई हैं, उनके समाधान हेतु एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपके क्या सुझाव हो सकते हैं। तो हम इसके सभी डायमेंशन को कवर कर लेंगे ताकि प्रश्न पूछा जाए तो आप इसे शानदार तरीके से एज इट इज लिख के आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा। ये सभी क्लासेज हमारी 70 बीपीएससी मेन से डेडिकेटेड संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। एक नॉमिनल फीस केवल 499 में। 6306473800 हमारा नंबर है। ये पेमेंट नंबर भी है। इस पर पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमें इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तो आपको हम इस बैच से जोड़ देंगे, जहां पर इवोक आईएएस के द्वारा कंडक्ट की जा रही 70 बीपीएससी मेंस की सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, ताकि इनका आप मल्टीपल रिवीजन कर सके, अपना शॉर्ट नोट सिनॉप्सिस बना सके एग्जाम टाइम में और अधिक रिवीजन करने के लिए, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन एक अच्छे रैंक के साथ अपना सुनिश्चित कर सकें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इवोक आईएएस पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये क्लासेस लगातार आपको मिलती रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्शन फ्रीबीज क्यों इन दिनों चर्चा में रहा। तो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है इलेक्शन फ्रीबीज के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने के वादे पर कहा है कि हम कुछ लोगों को परजीवियों का एक वर्ग बना रहे हैं। ये शब्द आप लोगों को याद रखना है। परजीवी मतलब कौन से जीव होते हैं? ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने के वादे पर कुछ लोगों को ये अब परजीवी वर्ग बना रहे हैं, यानी ऐसे वंचित वर्ग ज्यादातर इसमें शामिल होते हैं, जो राजनीतिक दलों के जो लोक लुभावने वादे होते हैं, इलेक्शन फ्रीबीज होते हैं, इन पर जो है निर्भर हो जाते हैं और जो अपना मतदान है इन्हीं इलेक्शन फ्रीबीज के वादों के इर्द गिर्द देते हैं। तो इस तरीके का एक वर्ग बनता जा रहा है, ऐसा वर्ग जो इन राजनीतिक दलों के फ्रीबीज पर अब निर्भर हो रहा है, चाहे वो खाद्यान्न की जरूरत हो या अन्य बुनियादी आवश्यकताएं हो। न्यायालय के अनुसार इस तरह के जो मुफ्त उपहार होते हैं कुछ लोगों को रोजगार खोजने और मुख्य धारा में शामिल होने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के अवसर से वंचित कर देते हैं। यानी अब अगर सरकार के द्वारा इनको कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को उनकी कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाता है, तो ऐसे में अब ये वर्ग क्या करते हैं, अपने लिए रोजगार खोजने के लिए काम नहीं करते हैं, और इससे क्या होता है, वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते और राष्ट्रीय विकास में उनका योगदान भी कम हो जाता है। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्टेटमेंट कहा है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसे आप याद रखिएगा। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने के वादे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ लोगों को परजीवियों का एक वर्ग बना रहे हैं। न्यायालय के अनुसार इस तरह के मुफ्त उपहार कुछ लोगों को रोजगार खोजने, मुख्य धारा में शामिल होने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के अवसर से वंचित कर देते हैं। फ्रीबीज क्या होता है? तो फ्रीबीज एक अल्पकालिक लोक लुभावन उपाय है जिनका उपयोग दीर्घकालिक दृष्टिकोण नहीं होता है, बल्कि अधिकांशतः राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस तरीके के लोक लुभावन वादे करती हैं, और फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री जल, निःशुल्क यात्रा, इस तरीके की कई सारे अनाउंसमेंट करते हैं जो फ्रीबीज के अंतर्गत ही कंसीडर किए जाते हैं। हालांकि आरबीआई ने इसको डिफाइन किया है, फ्रीबीज एक सार्वजनिक कल्याणकारी उपाय है जिसके तहत मुफ्त में वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं। चुनाव आयोग ने फ्रीबीज को अभी कानूनी और वस्तुनिष्ठ शब्दों में डिफाइन नहीं किया है। फ्रीबीज के उदाहरण जैसे फ्री बिजली, फ्री जल पूर्ति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निःशुल्क यात्रा, कर्ज माफी, ये सारी चीजें जो है फ्रीबीज के अंतर्गत आती हैं। तो मुफ्त उपहार के बारे में आप ये बेसिक डिफिनेशन बता सकते हैं। आरबीआई के अनुसार
फ्री बीज एक सार्वजनिक कल्याणकारी उपाय है जिसके तहत मुफ्त में वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने जो है इसको स्पष्टतः डिफाइन नहीं किया है। और फ्री बीज के कुछ आप एग्जाम्पल लिख देंगे। फ्री बीज के क्या सकारात्मक प्रभाव है, यानी इसके क्या पक्ष में तर्क हैं, और फिर इसके विपक्ष में तर्कों को देखेंगे। यानी फ्री बीज जो सरकार के द्वारा मुहैया किया जाता है या फ्री बीज के संबंध में जो वादे किए जाते हैं, उनके दोनों ही दृष्टिकोण है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो फ्री बीज कमजोर वर्गों का सामाजिक आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वंचित समुदायों को सहायता देने से सामाजिक कल्याण के दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। अब इस बात के सपोर्ट में एक आप आर्गूमेंट बता सकते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी मुफ्त खाद्यान्न के पक्षधर हैं और भारत में गहरी असमानता एवं गरीबी को दूर करने के लिए इसका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में यही देखा जा सकता है, यानी सरकार के द्वारा जो मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है सब्सिडी के तौर पर। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अभी कोविड के दौरान देखा गया था, लोगों को फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। तो इस तरीके की जो स्कीम है, इन स्कीमों का जो है समर्थन किया जाता है और इससे क्या होता है, जो कमजोर वर्ग है उसका सामाजिक आर्थिक उत्थान होता है। और इस संबंध में आप पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी जो मुफ्त खाद्यान्न के पक्षधर हैं, इसका आप एग्जाम्पल दे देंगे अपनी बात के सपोर्ट में, राइट। उपभोग व्यय में वृद्धि होती है। कुछ सुविधाएं मुफ्त में देने से लोग अपनी बचत का उपयोग करके और कुछ खरीदने में कर सकते हैं, जिससे उपभोग व्यय बढ़ता है। और उपभोग व्यय बढ़ेगा तो आर्थिक गतिविधियों में भी इससे क्या होती है, वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत हम जानते हैं लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर वंचित वर्ग या गरीब समुदायों की ये 5 लाख रुपए बच रहे हैं, तो ये जो बच रहा है इसको वो लोग फिर उपभोग व्यय में बढ़ाएंगे। और उपभोग व्यय बढ़ेगा तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो उत्पादकता है, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो समग्र रूप से जो है ये आर्थिक विकास में गुणात्मक वृद्धि करता है। तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव आप ये भी बता सकते हैं। संकट में जो है वंचित समुदायों के लिए ये तत्काल राहत का कार्य करती है। संकट की स्थिति में मुफ्त सुविधाएं मिलने से सामाजिक कल्याण का त्वरित लाभ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 के दौरान मिले लाभ इसका उदाहरण है। कोविड-19 के दौरान चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो या जो अन्य चिकित्सीय देखभाल सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई थी, तो उससे जो है संकट में तत्काल राहत को आप बता सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। महिला सशक्तिकरण को भी ये बढ़ावा देती है। फॉर एग्जाम्पल, महिला पेंशन हो, चाहे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन जैसे मुफ्त उपकरणों को मुहैया कराकर महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार में छात्रों को मुफ्त साइकिल दिए जाने से नामांकन में वृद्धि देखी गई थी। तो बिहार के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल हो जाता है कि सरकार के द्वारा जो मुफ्त में साइकिलें दी जाती हैं, महिलाओं को पेंशन या महिलाओं को महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए सिलाई मशीन जैसे जो उपकरण दिए जाते हैं, इससे महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण होता है। तो इस संबंध में आप इसका एक सकारात्मक प्रभाव बता सकते हैं फ्री बीज के संबंध में। और नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि बिहार में छात्रों को मुफ्त साइकिल दिए जाने से लड़कियों के नामांकन में, बेटियों के नामांकन में वृद्धि देखी गई है। कल्याणकारी योजनाओं का आधार भी ये फ्री बीज रही है। मुफ्त सुविधाओं में न केवल चुनाव पूर्व वादे शामिल हैं, बल्कि कई सेवाएं भी इसमें शामिल हैं जो सरकार नागरिकों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्व, जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, जो डीपीएसपी हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रदान करती है। अब आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि कैसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा पहली बार मध्याह्न भोजन योजना को शुरू किया गया था और फिर इसी की तर्ज पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया। उसी तरीके से तेलंगाना की रायथू बंधु और उड़ीसा की कालिया परियोजना जो है, इन योजनाओं को आधार बनाते हुए फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अग्रदूत रही हैं तेलंगाना की रायत बंधु योजना और उड़ीसा की कालिया योजना। तो कल्याणकारी योजनाओं का आधार भी ये इलेक्शन फ्री बीज रही हैं। इसके संबंध में आप ये दोनों उदाहरण बता सकते हैं। राजनीतिक सहभागिता और सार्वजनिक विश्वास को भी ये मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और इसके लिए आप जो सपोर्टिव एग्जाम्पल बताएंगे वो है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एक सर्वेक्षण, जो कहता है कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में फ्री बीज से शासन के प्रति जनता की संतुष्टि में वृद्धि के साथ राजनीतिक भागीदारी और मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। यानी इस तरीके से राजनीतिक पार्टियों द्वारा जब इलेक्शन फ्री बीज के संबंध में वादे किए जाते हैं तो इससे लोगों की भागीदारी बढ़ती है, मतदान प्रतिशत में वृद्धि भी होती है। और ये अध्ययन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का बता सकते हैं, जिसमें बताया गया उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पर फ्री बीज के शासन के प्रति जनता की संतुष्टि में वृद्धि के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी और मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है।
कानूनी रूप से ये भ्रष्ट नहीं है। और इसके संबंध में आप एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार मामला का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो 2013 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जब तक सार्वजनिक धन विधायिका द्वारा मंजूर किए गए विनियोजन के आधार पर खर्च किया जाता है, तब तक उन्हें ना तो अवैध घोषित किया जा सकता है और ना ही ऐसी वस्तुओं का वादा करना भ्रष्ट आचरण कहा जा सकता है। तो इलेक्शन फ्रीबीज कानूनी रूप से भ्रष्ट नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में। कुछ अन्य इसके सकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे डिजिटल सशक्तिकरण को यह बढ़ावा दे सकता है, खासकर मुफ्त लैपटॉप और स्मार्टफोन का जो वितरण किया जाता है, इनके माध्यम से जो है डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सकता है। उन्नत सामाजिक कल्याण के संबंध में, क्योंकि ये वंचित वर्गों तक बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन आदि तक पहुंच को सुनिश्चित करती है। शिक्षा और कौशल विकास तक में भी पहुंच में वृद्धि होती है। ये सभी इलेक्शन फ्रीबीज के पॉजिटिव पॉइंट हैं, यानी इसके पक्ष में तर्क हैं। कमजोर वर्गों का सामाजिक आर्थिक उत्थान, उपभोग व्यय में वृद्धि, संकट में तत्काल राहत, महिला सशक्तिकरण, कल्याणकारी योजनाओं का आधार, राजनीतिक सहभागिता और सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करना। कानूनी रूप से भ्रष्ट नहीं है। कुछ अन्य इसके सकारात्मक प्रभाव, जिसमें डिजिटल सशक्तिकरण, उन्नत सामाजिक कल्याण और शिक्षा एवं कौशल विकास तक पहुंच में वृद्धि शामिल है। अब हम मुफ्त उपहारों से संबंधित जो मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, जो विपक्ष में तर्क हैं, उनको देखेंगे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में चिंता जताई, तो उसके पीछे क्या आधारभूत आधारभूत बिंदु हैं, उनको एक एक हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाता है आर्थिक मुद्दा। आर्थिक मुद्दे में क्या है, इस तरीके की जब इलेक्शन फ्रीबीज पर राजनीतिक दल वादे करते हैं, मुफ्त उपहार पर वादे किए जाते हैं, तो इससे अतिरिक्त राजकोषीय दबाव बनता है और अतिरिक्त राजकोषीय दबाव के कारण फिर क्या होता है, दीर्घकालिक विकास में ये बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि सरकार के राजस्व का अधिकतम हिस्सा इसी तरीके के मुफ्त उपहार बांटने में ही चले जाते हैं। वैसे संबंधित प्राथमिकताओं में यहाँ पर विकृति होती है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर दिवालियेपन का जोखिम हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल है पंजाब। पंजाब के द्वारा सब्सिडीज पर लगातार एक्सपेंशन बढ़ाने के कारण इन दिनों वहां पर वित्तीय संकट आपको देखने को मिल जाएगा। समष्टि आर्थिक स्थिरता को नुकसान हो सकता है। निम्न विनिर्माण गुणवत्ता और स्पर्धा में कमी आएगी, और अवसंरचना का ठीक से विकास नहीं होना, क्योंकि राजस्व का जब अधिकांश हिस्सा इस तरीके के मुफ्त उपहार में ही खत्म हो जाएगा, तो जो बुनियादी अवसंरचना का विकास है वो बाधित होगा। कुछ आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे कुछ राज्य अपने राजस्व का 10% से अधिक सब्सिडी के लिए आवंटित करते हैं। वस्तुतः वर्तमान में पंजाब को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 जो आया है, इसमें भी सब्सिडी अगर देखेंगे तो 4,26,216 करोड़ रुपए आवंटित है सब्सिडी के तौर पर, जो जीडीपी का 1.19% है। और नीति आयोग का भी एक अध्ययन आया था, जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो लैपटॉप आवंटन किया गया था, उससे शिक्षा की जो बुनियादी आवश्यकताओं में किए जाने वाला खर्च है, जो महत्वपूर्ण है, उसमें कमी देखी गई थी। तो ये सारे इसके आर्थिक मुद्दे हैं। उसी तरीके से फ्रीबीज के संबंध में कुछ राजनैतिक मुद्दे भी हैं, राजनैतिक चिंताएं भी हैं। ये राजनीतिक दलों के बीच समान प्रतिस्पर्धा के अवसर को समाप्त करती हैं, यानी जो राजनीतिक दल आर्थिक रूप से अधिक मजबूत होती हैं, उनको इसका लाभ मिल जाता है। इस प्रकार ये संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। राजनीतिक चिंता में जो दूसरा मुद्दा देखा जाता है, वो है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के ये विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि चुनाव से पूर्व ये मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कोई राजनीतिक दल इस तरीके की मुफ्त उपहार के वादे करके जो है मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित कर ले जाते हैं, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध है और संविधान के अनुच्छेद 14 के भी विरुद्ध है, क्योंकि ये राजनीतिक दलों के बीच समान प्रतिस्पर्धा के अवसर को समाप्त कर देता है। अगला मुद्दा है निर्भरता की संस्कृति को यह बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पॉइंट को इंडिकेट किया है कि एक तरीके का परजीवी वर्ग बन रहा है इस तरीके की फ्रीबीज कल्चर के द्वारा। मुफ्त उपहारों का प्रचलन निर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है, जो आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता को हतोत्साहित कर टिकाऊ आर्थिक विकास में बाधा पैदा करेगी। शासन में जवाबदेही को ये कम कर सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल प्रणालीगत मुद्दों और सार्वजनिक सेवा वितरण में विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए फ्रीबीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी राजनीतिक दल 5 साल क्या किए हैं, इस पर सरकार उनसे जवाब ना मांगे, उनसे सवाल ना करे। ऐसे में राजनीतिक दल इस तरीके की फ्रीबीज कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त उपहारों के वादे करके मतदाताओं का जो ध्यान है वो इस तरफ आकर्षित करके, जो प्रणालीगत मुद्दे और जो सार्वजनिक सेवा वितरण में उनकी विफलताएं रही हैं, उसको इस तरीके के मुफ्त उपहारों के वादे से ढक दिए जाते हैं। तो शासन में इससे जवाबदेही कम हो जाती है। पर्यावरण
को भी नुकसान के संबंध में आप इसका नकारात्मक प्रभाव बता सकते हैं। कैग की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में मुफ्त बिजली देने से भूजल स्तर में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई है और इस पर नीति आयोग ने भी चिंता जाहिर की है। मुफ्त उपहार से जुड़ा जो अगला मुद्दा है वो है संस्थानों को ये कमजोर बनाते हैं और इस पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह का एक स्टेटमेंट है। एनके सिंह के अनुसार ऋण माफी और फ्री बिजली जैसी नीतियां बैंकों और विद्युत वितरण कंपनियों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं इलेक्शन फ्री बीज के संबंध में। आर्थिक मुद्दे भी हैं, कुछ राजनीतिक चिंताएं भी हैं, निर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं जो आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता को हतोत्साहित कर टिकाऊ अर्थव्यवस्था में बाधा पैदा करती हैं, शासन में जवाबदेही को ये कम करती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं और संस्थानों को ये कमजोर बनाती हैं। और इनके संबंध में हमने उदाहरण देकर जो है इन सभी बातों पर चर्चा की है, राइट। तो आपको ऐसे ही लिखना है, जो भी बात आप करते हैं उस संबंध में आप कोई एग्जाम्पल, कोई केस स्टडी बताते हैं तो आपकी जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की होती है और ऐसे ही लिखने पर आपको एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देता है, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं आगे की राह क्या होनी चाहिए, जो चुनौतियां हैं, अब इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, उसके लिए क्या समाधान है, सुझाव हो सकते हैं। यानी आप यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हैं। तो फ्री बीज पॉलिसी को आप बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं क्योंकि भारत में अभी भी बेरोजगारी, गरीबी व्यापक स्तर पर मौजूद है। वैसे में वंचित वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए फ्री बीज जो कल्चर है वो उसका भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, राइट। तो ऐसे में हम आगे की राह एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बता सकते हैं आदर्श आचार संहिता के भाग 8 के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इन दिशा निर्देशों में कल्याणकारी उपायों, जिसमें डीपीएसपी के भाग के रूप में जो हैं उनको अनुमति देते हुए राजनीतिक दलों को जो मुफ्त उपहार के संबंध में वादे किए जाते हैं, वादे के पीछे निहित तर्क को स्पष्ट करना चाहिए। वादों को पूरा करने के तरीकों और संसाधनों को स्पष्ट करते हुए केवल वही वादे करने चाहिए जिन्हें वे चुनावी विश्वास प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य वादों के तौर पर पूरा कर सकते हो। तो आदर्श आचार संहिता के भाग 8 के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें ये दो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। एक तो तर्क को स्पष्ट करना चाहिए राजनीतिक दलों को, जो भी मुफ्त उपहार के संबंध में वादे किए जा रहे हैं, और दूसरा इन वादों को पूरा करने के लिए संसाधन कहाँ से आएंगे उसको स्पष्ट करने चाहिए और केवल वही वादे करने चाहिए जिन्हें वे चुनावी विश्वास प्राप्त करने के लिए व्यवहार वादों के तौर पर पूरा कर सकते हैं, राइट। यानी केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए मुफ्त उपहार वादे नहीं किए जाने चाहिए, उन वादों के पीछे तर्क होने चाहिए और उन वादों को पूरा करने के लिए संसाधन कहाँ से आएंगे, कहाँ से उतना राजस्व आएगा, उस संबंध में भी पूरा विवरण देना चाहिए। आदर्श आचार संहिता को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि निर्वाचन आयोग इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसको सशक्त बना सके, राइट। स्वस्थ देखभाल, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा जैसी आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं तथा गैर जरूरी फ्रीबीज में अंतर किया जाना चाहिए। यानी फ्रीबीज जो स्वस्थ देखभाल, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, ये सभी महत्वपूर्ण है वंचित वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए। तो ये जो कल्याणकारी पहले हैं, ये जो कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी हुई फ्रीबीज हैं, इनको लेकर, और जो गैर जरूरी फ्रीबीज हैं उनको लेकर जो है अंतर स्पष्ट करना चाहिए और इसके लिए फ्रीबीज को परिभाषित करना चाहिए और नियंत्रित करने के लिए संसद में विस्तार से बहस की जानी चाहिए, राइट। मतदाता जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि मतदाताओं को मुफ्त चीजों से प्रभावित होने की बजाय उम्मीदवारों की योग्यता, नीतियों और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हैं समाधान हेतु जो सुझाव हो सकते हैं। तो इस तरह हमने इस टॉपिक के सभी पहलुओं को देख लिया है। एक आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में प्रश्न आपसे पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे में आप सबसे पहले इलेक्शन फ्री बीज क्या होता है, एक बेसिक डिफिनेशन बता देंगे, इलेक्शन फ्री बीज के कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, फिर इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क बता देंगे और फिर आगे की राह लिख देंगे। तो आपका वो उत्तर पूरा हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप अपनी बातों को लिखते हुए जो हमने उदाहरण मेंशन किए उन उदाहरणों को आप लिखेंगे तो जरूर आपको एग्जामिनर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देगा, राइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहाँ वहाँ सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। 70 बीपीएससी मेंस की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बैच से जुड़ सकते हैं एक नॉमिनल फीस 499 में, जहाँ पर इन सभी क्लासेस की उनको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दी जाएगी ताकि वो बच्चे इनका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करके अच्छे से अपनी पढ़ाई को एग्जाम हॉल में इम्प्लीमेंट करके अपना सिलेक्शन एक अच्छी रैंक के साथ सुनिश्चित कर पाएं। 6306473800 हमारा नंबर है। इस नंबर पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस बैच से जुड़ने का एक सिंपल प्रोसेस है, ये हमारा पेमेंट नंबर भी, इस पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो आपको इस बैच से जोड़ दिया जाएगा, जहां ईओ का के सारे एक्सेस आपको मिल जाएंगे।
बाकी इन क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे किन टॉपिकों पर और क्लास होनी चाहिए उस संबंध में भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर बताएं। धन्यवाद।